नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल रूस पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से भी होगी। खास बात यह भी है कि एससीओ सम्मेलन में भारत को इस संगठन की सदस्यता दिए जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल 6 देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें शामिल हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ दाखिल होंगे इसमें, ऐसी संभावना है। भारत और पाकिस्तान दोनों को पहले से ही इसमें अभी तक ऑब्जर्वर का यानी पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर क्या महत्व है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में भारत के शामिल होने का। ऊर्जा से भरपूर मध्य एशिया के देशों के साथ निकट सहयोग से किस तरह की उम्मीदें हैं भारत को, यानी कि ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो कितनी पूरी हो सकती हैं, और साथ ही भारत पाकिस्तान के नेताओं की जो संभावित मुलाकात है उससे किस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं और उम्मीदें किस तरह की बन रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ प्रोफेसर अनुराधा चनॉय यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं जेएनयू में, विदेश मामलों की जानकार हैं। संजय कपूर हैं, एडिटर हैं हार्ड न्यूज मैगजीन के, विदेश मामलों की अच्छी पकड़ रखते हैं। सुहासिनी हैदर हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर द हिंदू अखबार की, और वो भी विदेश मामलों की को कई 2 दशक से कम पिछले कवर करती रही हैं। और विवेक काजू साहब हैं, पूर्व राजदूत, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही पलों में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि एससीओ इतना ज्यादा वेल नोन जिसे कहा जाए शब्द नहीं है भारत में। जाहिर है जब भारत उसका अब तक हिस्सा नहीं था, हालांकि 2005 से पर्यवेक्षक रहा है भारत। कितना महत्व आप इस बात को देंगे कि एक ऐसा ब्लॉक जो कि रशिया चाइना ब्लॉक कहलाता है उसमें भारत की एंट्री? मेरे ख्याल से इसका जो महत्व है पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा है। सबसे बड़ी इसकी जो खास वजह है कि चाइना का जो महत्व है वो बड़ा है, और जिस तरीके से चाइना अपनी विदेश नीति के माध्यम से एक नई तरीके की ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो इस वजह से लोगों का नजरिया इस ब्लॉक की तरफ बदला है। और हिंदुस्तान इसका जब सदस्य बनता है तो उसके साथ उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस भी हैं। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो कि एससीओ की सदस्यता से जुड़ा हुआ वो है कि वो अपने जो कानून, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कहते हैं कि अगर मेंबर कंट्री का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को एससीओ में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं तो वो जो डिस्प्यूट वाला एंगल है उसमें संभावना बनती है कि इसको सुलझाने की जो संभावना है वो कहीं बढ़ जाती है। तो अपने आप में इसका बहुत महत्व है। पहली बात तो ये कि इसमें गैस और ऊर्जा के कई सारे जो सोर्सेज हैं वो इस इलाके में बसते हैं। बिल्कुल। और जो आगे की भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है इस पूरे इलाके की, उसका एक काफी महत्व रहता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान को अगर आप देखिए, अब इस अफगानिस्तान को सुलझाने के लेकिन अभी शुरुआती सवाल ले लेते हैं कि बाकी किस तरह से आगे डिटेल्स में हम जरूर जाएंगे। प्रोफेसर चनॉय, ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान क्यों, क्या ये क्षेत्रीय चूंकि देश हैं इसलिए इनका इंक्लूजन होना जरूरी है, या वाकई आपको लगता है कि राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है भारत और पाकिस्तान का वो भी एक साथ दाखिल होना? हाँ, एक तो ये एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखेंगे कि ज्यादातर सबके बॉर्डर्स मिलते जुलते हैं और सब फॉर्मर सोवियत कंट्रीज, रूस और सारे ये जो स्थान कहते हैं, चीन ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। मेन पर्पस था सिक्योरिटी और दूसरा ऊर्जा। सिक्योरिटी क्योंकि अफगानिस्तान और दूसरा ताजिकिस्तान में भी सिविल वॉर कई सालों चली जिसमें रूस ने दखल देके सपोर्ट किया और सुलझाया। और यहाँ पाकिस्तान और भारत का जो सवाल बनता है, ये दोनों यहाँ इस एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेटस में थे और वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि वो उनको मेंबरशिप मिले। रूस भारत का समर्थन कर रहा था और चीन पाकिस्तान का, और ईरान भी कोशिश कर रहा था कि उनको भी फुल स्टेटस मिले और मेंबरशिप मिले। लेकिन ईरान तो अभी ऑब्जर्वर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों देश चाहते हैं, और रूस और चीन भी चाहते हैं कि ये दोनों देश अंदर आ जाए, क्योंकि इन दोनों को एनर्जी की भी जरूरत है और सिक्योरिटी के मामले के लिए भी ये जरूरी होंगे। लेकिन मैं पढ़ रही थी कुछ चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं चीनी मीडिया कुछ आशंकित नजर आ रहा है भारत के एंटर होने पे, क्योंकि रूस से जाहिर है उनके कोई बहुत राजनीतिक मतभेद नहीं है, लेकिन भारत के इस ब्लॉक में दाखिल होने पर एक तरफ समर्थन की भी बात है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं भी हैं। हाँ, आशंकाएं जरूर है, क्योंकि एक तो रूस ने पूरे स्थानों में अपना मार्केट का कब्जा किया हुआ है, तो और दूसरा वहां की जो पाइपलाइंस हैं सीधा वहां ऑलरेडी जा चुकी हैं।
तो वहाँ पे उनका काफी कंट्रोल है और अब भारत वहाँ पे एक कंपेटिटर के जैसे के नजरिए से उनके लिए आ सकता है। तो और तीसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान का भी प्रेशर और दबाव हर वक्त पड़ता है कि यदि वो अपने नजरिए से भारत को बिल्कुल अपने इक्वल समझते हैं, ये नहीं देखते कि भारत कई गुना ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति वगैरह है भारत की, इसलिए पाकिस्तान चीन पे दबाव डालता है कि यदि भारत एससीओ का मेंबर बने तो हमें भी उसी तरीके का मेंबर कहा जाता है कि अगर प्रतिस्पर्धा हो और वो अगर स्वस्थ हो, अगर अच्छी हेल्दी कंपटीशन है तो अच्छी बात हो जाएगी समूह में। इस वक्त हम सीधे उफा चल सकते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन वहां पर मौजूद हैं इस पूरे दौरे को कवर करने के लिए। प्रधानमंत्री अखिलेश सुमन, ये बताइए, फिलहाल यहाँ चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से अंजाम दी जाएगी एससीओ में भारत के दाखिल होने के लिए। देखिए अरफा, भारत के दाखिले होने की बात जहां तक है, पाकिस्तान के दाखिले होने की बात जहां तक, दोनों को एक साथ ही दाखिल किया जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि अगले साल जब भारत में एससीओ की बैठक होगी उस समय ही इन लोगों को सदस्यता दी जाए। अभी तक इसका पूरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन चीजें इसी ओर बढ़ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है अरफा, जो आप देखिए ये मध्य एशिया के जो देश हैं वो देश ऐसे देश हैं जहां तक अभी तक आईसिस नहीं पहुंचा है। ये पाकिस्तान, चीन, रूस और मध्य एशिया के सारे देश मिलकर एक ऐसा कंग्लोमरेशन बन सकता है, जैसे आप साउथ एशिया का जो सार्क बना उस तरह का एक कंग्लोमरेशन, कंटिन्यूअस टेरिटरी बन सकती है। तो चीन के चाहने न चाहने से ऐसी बात नहीं है, चीन भी चाहता है कि भारत प्रवेश करे, और सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा की बात नहीं बल्कि राजनीतिक निरंतरता की बात है। और चीन और रूस दोनों इस बात को चाहते हैं कि इसमें अमेरिका की दखलंदाजी इस इलाके में नहीं हो, और इस दखलंदाजी को रोकने के लिए भारत को उस समूह में शामिल करना जरूरी है। और भारत की आवश्यकता इसलिए है कि अगर उस समूह में शामिल होगा तभी मध्य एशिया के देशों तक सीधी भारत की पहुंच आएगी, वरना वो पाकिस्तान या चीन से हमेशा लड़ाई लेकर उस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो एक तरह से कहें कि भारत और चीन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और कल मैं चीन के मीडिया कर्मियों से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि इतने मतभेद के बाद चीन किस तरह से भारत के प्रवेश को सहमति दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि चीन मतभेद तो जो हैं वो चलते रहेंगे, ये पुराने टकराव जो हैं वो चलेंगे, लेकिन फ्यूचर की तरफ भी चाइना का दृष्टिकोण है कि फ्यूचर अगर है तो राइट नॉइजेज को करने में भारत इसमें महारत हासिल है, हमेशा राइट नॉइजेज करता है, जो चाइना बहुत सारे कारणों से, व्यापारिक या राजनीतिक कारणों से वो बात नहीं कह पाता जो भारत कहता है। तो एक तरह से कहें पाकिस्तान और भारत की एंट्री से पाकिस्तान पर भी एक प्रकारांतर से नियंत्रण रहेगा, जो चीन और रूस दोनों चाहते हैं। जिस तरह के आतंकवाद का गढ़ है, अपने रणनीतिक कारणों से चीन भले ही अखिलेश जी समर्थन दे रहा हो, अखिलेश जी दूसरा पहलू इसका ये भी है होता है कि अगर वहां चीजें और बढ़ती गई तो चीन को जी अखिलेश जी दूसरा पहलू इसका ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के एक ऐसे ब्लॉक में एंट्री करने से अचानक कहीं ना कहीं एक तरफ उम्मीद ये है कि उनके जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं शायद वो कम हो, उन्हें एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आशंका ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सार्क की तरह या और दूसरे ब्लॉक्स की तरह इन दोनों देशों के एक साथ आने से जो क्षेत्रीय राजनीति है उसकी जगह जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएं। निश्चित तौर पे अरफा, जो इन देशों की जो समझ के मुताबिक सार्क की तरह स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसमें रूस, चीन और भारत तीन इतने बड़े देश हैं, इमर्जिंग पावर्स है दुनिया के, और इन तीनों के अंदर एक सहमति है। ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों के अंदर एक न्यूनतम सहमति है कि आतंकवाद को इस इलाके में नहीं बढ़ावा देना है। अगर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो चीन की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा होकर वो ग्वादा पोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आतंकवाद वहां फलता फूलता रहा तो चीन की व्यापारिक गतिविधियां खतरे में पड़ी रहेंगी और चीन को कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। तो एक तरह से कैरेट और स्टिक दोनों का मामला है कि चीन एक तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी रखता है, लेकिन पाकिस्तान की जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उस पर भी अंकुश बनाकर रखना चाहता है। और जहां तक भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला को सुलझाने के लिए भारत पाकिस्तान के पास अपना मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म में वो अपने नॉइजेज करते हैं, अपने तरीके से उसे हल करते हैं। लेकिन चीन रूस की जो रणनीति है वह यही रणनीति है कि भारत और पाकिस्तान की यूरोप और अमेरिका के साथ जो नजदीकी है वह इस इलाके की शांति में और इस इलाके के विकास में और कनेक्टिविटी में खास तौर पर बाधा नहीं बने। जी हाँ अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगर संभव हो सके तो मैं आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करूंगी। सुहासिनी, इससे पहले कि हम ये सवाल करें कि भारत और पाकिस्तान दाखिल होगा और किस तरह की राजनीति होगी, क्या कुछ हो सकता है, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ, वो एससीओ को लेकर भी है कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है सेंट्रल एशिया के दरवाजे खुल जाना
जाना, खासकर भारत ऐसा देश है जिसको एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है और ये देश ऐसे हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, खासकर इस लिहाज से अगर देखें। बिल्कुल आरफा, मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, कारण है, जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब भारत एससीओ में आ जाएगा तो शायद जो बायलैटरल मतभेद हैं दो भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये मतलब इनका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जगह नहीं होगा, लेकिन जो होगा कि इनके थ्रू जो ट्रांजिट ट्रेड है, जो टापी पाइपलाइन है, जो आईपीआई का भी जिक्र हो रहा है, अगर ईरान किसी दिन एक मेंबर हो जाए तो इन चीजों के लिए जो जैसे एनर्जी पाइपलाइंस हैं और ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, इनके लिए ये जो एससीओ है एक गारंटर की तौर से बन जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही कारण है जहां भारत के लिए सबसे मतलब फायदा है। इसके अलावा अगर आप देखें, एक तो ईरान का मामला है, अगले कुछ दिन में हमें पता चल जाएगा कि ईरान का वेस्ट से P5+1 के साथ जो न्यूक्लियर डील हो रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है कि प्रेसिडेंट रूहानी खुद वहां पे उफा पहुंचने जा रहे हैं। जब ये डील बन रहा है तो वो भी इस एससीओ को वो उस तरह का मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। और भारत के लिए भी ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और एक जरिया है ताकि भारत सेंट्रल एशिया को भी कांटेक्ट कर सके, रशिया के साथ भी ताल्लुक रख सके, और जो उसकी जो गुट बन गई है, मतलब जिस तरह का नॉट बन गया है पाकिस्तान के साथ ट्रेड पे, वो नॉट को हम एक तरह से उसको एक तरफ कर सकते हैं और ईरान के साथ हम ट्रेड की बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो नजरिया है, सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है, इसमें इन सब देशों का बहुत सबसे ज्यादा मतलब हाथ है। जो एससीओज हैं इनको सिक्योरिटी की देखभाल एक तरह से करनी पड़ेगी जी। तो एक ये फोरम बन जाता है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नॉर्मल तनाव है वो इतना शायद भर नहीं आएगा। और चौथी बात यह है कि भारत के लिए पर्टिकुलरली एससीओ में जाना एक ऐसा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जहां पे दोनों पाकिस्तान और चीन है, ये आई थिंक पहली बार हो रहा है। और ये देखने लायक होगा कि अगर ये सारे कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट को, एनर्जी को, ट्रेड को एक फ्रंट बर्नर पे डाल पाएं और एससीओ के जरिए से अपने जो आपसी मतभेद हैं उनको पीछे करें। जी हाँ, स्वाति वापस लौटूंगी और आपसे जानूंगी, जो अखिलेश सुमन बार बार सवाल उठा रहे हैं अमेरिका की मौजूदगी को लेकर कि क्या ये पूरा समूह काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उस एक ताकत को आपसे पूछूंगी जरूर। लेकिन एम्बेसडर काटजू मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो स्टूडियो आने वाले थे लेकिन फिलहाल ट्रैफिक की वजह से रुके हुए हैं। एम्बेसडर काटजू, ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जो है पहला इस पूरे क्षेत्र का ये दौरा है, उन्होंने कहा उज्बेकिस्तान पहुंच करके मैं बाबर की धरती पर आ गया हूं, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इन देशों के पूरे समूह को और एससीओ में भारत के दाखिले को, हालांकि अभी करीब 1 साल बाकी है? देखिए, मेरा मानना है कि एससीओ एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्षेत्रीय संस्था है, और हम उसकी सदस्यता जब ग्रहण करेंगे तो हमारी विदेश नीति के लिए एक सफलता हो। लेकिन वास्तविकता से ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये उम्मीद लगानी कि एससीओ में क्योंकि पाकिस्तान भी होगा, उसकी गतिविधियों पर भारत के विरुद्ध गतिविधियां जो चल रही हैं उस पर कुछ अंकुश लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये भी उम्मीद करनी कि ऊर्जा के दरवाजे जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके दरवाजे खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो भी गलत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसकी जो हकीकत है उसको तो हमें मद्देनजर रखना ही पड़ेगा। तापी पाइपलाइन आज 20 साल से उस पर बात हो रही है। जो संकोच भारत में है वो ये कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी गंभीर है, अस्थिर है, तो क्या कोई पाइपलाइन पे हम विश्वास कर सकते हैं? और क्या एससीओ की सदस्यता से, पाकिस्तान और भारत की सदस्यता से इस अफगानिस्तान के मसले पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये सब चीजें सोचने की चीज, इसमें ये जंप करना कि ये हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली, हमारी
हमारे राष्ट्रीय हित जो है वो एकदम चार चांद लग जाएंगे, उसमें ये गलत होता है। हाँ, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। चीन हमें इसलिए वहां पे अग्री कर रहा है लेने को, क्योंकि एक तो अमेरिका की बात है, दूसरा चीन क्या जानता है कि अगर पाकिस्तान को लिया और भारत को नहीं लिया तो फिर भारत में कितना रोष होगा उसका। और फिर मध्य एशिया के जो देश हैं वो भी चाहते हैं भारत को जी। तो इसमें ये कोई चमत्कार नहीं होने वाला जी। लेकिन कम से कम उम्मीद अम्बेडकर जो कम से कम उम्मीद बन रही है कि पहली बार जो नई सरकार, जो कि अब उतनी नई नहीं है, प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, पहली बार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, और खासकर एक ऐसा संगठन जिसमें दाखिल होने के लिए भारत कोशिश कर रहा था, लगातार अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश वहां भेजी हुई थी, अब ऐसा लगता है कि वहां दाखिला हो जाएगा। आप इतने स्केप्टिकल क्यों नजर आ रहे हैं? आपको आशंका क्यों है? नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ। हमारे संबंध, जो पक्षीय संबंध जो जितने मध्य एशिया के देश हैं उस बहुत ही उत्तम है, उनसे सहयोग चल रहा है और वो सहयोग चलता रहेगा। जो प्रधानमंत्री की यात्रा इन 5 देशों की है, मध्य एशिया के देशों की है, मैं तो समझता हूं उसकी दाद देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इमेजिनेशन दिखाया है, ऐसी ऊर्जा दिखाई है जो कि पहले कभी नहीं दिखाई गई। मेरा तो बस मेरी टिप्पणी इतनी है कि एससीओ की सदस्यता अच्छी है, हमारे हितों के लिए मुफीद है, लेकिन उस पर ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे ऊर्जा आने लगेगी, बहने लगेगी, हमारे जो सामरिक मामले हैं उनका हल हो जाएगा कि चीन क्योंकि चीन भी वहां है और रूस भी है, वो पाकिस्तान की गतिविधियों पर अंकुश लगा लेंगे, ये सब नहीं होगा। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि किस तरह से 2 बड़े देशों के होने के बावजूद ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वाकई जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के, उनका जो है शिकार नहीं बनेगा ये समूह। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात जो कि भारतीय मीडिया में कुछ ज्यादा ही कवर हो रही है, उसके प्रोपोर्शन से भी ज्यादा, वो है पहली मुलाकात बायलैटरल होने की जो बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की और प्रधानमंत्री मोदी की। आप कितनी उम्मीद इससे लगा रहे हैं? आउटरीच जो एक सेशन है एससीओ का, उसमें मुलाकात होनी है दोनों नेताओं की, और ये पहली मुलाकात होगी ओथ सेरेमनी के बाद। मेरे ख्याल से जो मुलाकात होगी उससे एससीओ की जो हैसियत है उसमें भी इजाफा होगा। और नॉर्मली हर बार जब भी कोई मल्टीलैटरल मीट होती थी यूएन में या कहीं पे, तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के और वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैसियत होती वो मिला करते थे। ये कुछ समय से रुक गई थी बात, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दरमियान जो रिश्ता था वो काफी समय से स्लिप कर रहा था, और ये बड़ी चिंता की बात थी। तो अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि इट इज अ गुड बिगनिंग, और इससे एससीओ जिसके पीछे सोच भी है तमाम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की, एथनिक एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के जो पूरा सोच है, इन सब मुद्दों को लेके अगर वो बातचीत करेंगे तो मेरे ख्याल से मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब जो हुआ है, चीन का प्रभाव पाकिस्तान पे काफी बढ़ गया है। ये इसके प्रमाण कई सारे हैं, जिस तरीके से चीन ने दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर कि यमन में सऊदी अरेबिया को सहयोग ना दें, और इवन जो मदरसा सऊदी फंडिंग से हो रहे हैं उसके ऊपर भी काफी पाकिस्तान की सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। तो बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। कोई भी चीज को आप पुराने अगर सोच को पकड़ के बैठेंगे कि ये संभव नहीं है, इसका कोई है ना, इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं करता। आप कह रहे हैं कि पेज तो है लेकिन वो पेज ढीले हो रहे हैं। वो पेज ढीले हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये भी सोच है कि अगर सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस करना है तो पाकिस्तान के माध्यम ही जाना पड़ेगा। अगर आप है ना ईरान के माध्यम से जाएंगे तो वो ठीक है रास्ता, परंतु पहले आपको एक जहाज से होकर गुजरना पड़ेगा, चाबहार से आपको है ना पहले जहाज लेना पड़ेगा, उसके बाद है ना वहां से एक मुल्क से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीन अगर अंडरराइट करता है रिलेशनशिप को तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और चीन ये जानता है कि अगर वो रीजन का या सुपर पावर का अगर स्टेटस चाहता है तो वो कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन, और खास के जो कॉरिडोर उन्होंने जहां $46 बिलियन इन्वेस्ट करा है, वो भी हिंदुस्तान काफी हद तक उसको कामयाब भी कर सकता है और नाकामयाब भी कर सकता है। प्रोफेसर चिनॉय, आप कितना इस बात से सहमत हैं? इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जाए नई सरकार बनने के बाद, अब ये पहली लगभग लग रहा है शपथ समारोह के बाद की औपचारिक जो मुलाकात होगी है। देखिए, मैं विवेक काटजूसी से काफी सहमत में हूँ। उन्होंने एक बात की जिससे एक लफ्ज आता है कि ये सब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो पहले से चले आ रहे हैं। अति महत्वाकांक्षी होने की जरूरत नहीं है। तो इतना नहीं कि ये पहले बार ही हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रधानमंत्री बहुत प्रोएक्टिव है फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में, इसीलिए वो
इतने सालों के बाद जब एक प्रधानमंत्री सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक प्रक्रिया चल रहा है और इसमें प्रेपरेशन, प्रोसेस, प्रोसीजर, टेक्निकलिटीज ये सब साथ साथ चलेंगी, और अगर इसको जल्दी किया जाए तो और भी अच्छा। दूसरी ये बात है कि अगर आप देखें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे ब्रिक्स हो, अभी हाल में ब्रिक्स बैंक, भारत और चीन के जो आयात निर्यात, ट्रेड वगैरह में काफी वो एक दूसरे के साथ बंधे जा रहे हैं, और इस क्षेत्र में भी ऐसे होने की आशंका है, हो रहा है। क्योंकि ये जो वन बेल्ट रोड बन रहा है, भारत के बिना चीन ये रोड को सक्सेसफुली नहीं बना सकता, और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जो ये सेंट्रल एशिया और भारत के साइड से म्यांमार तक वगैरह से जाएगा, इसमें भारत की भी उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे भारत की को भी चीन की सपोर्ट चाहिए ब्रिक्स बैंक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इत्यादि। इसीलिए कई नए नए प्रोसेसेस शुरू हो रहे हैं, और अगर ये प्रोसेसेस संभल के और अच्छी समझ से हो, प्रेपरेशन से हो, तो इनका कुछ आउटकम हो सकता है। इससे पहले कि सुहासिनी मैं आपकी तरफ जाऊं, उफा से अखिलेश सुमन जी मौजूद हैं, उनसे आखिरी सवाल ले लेती हूं। अखिलेश सुमन, ये बताइए कि इस बीच के हम एससीओ की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार जो है खबरें छप रही हैं, एनालिसिस हो रहा है पूरी दुनिया की मीडिया में कि किस तरह से रूस और चीन मिलकर एक नया सुपर पावर का एक्सेस बन रहे हैं, और हम ब्रिक्स का जिक्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक नए पावर ब्लॉक के तौर पर उभर रहा है, जिसमें भारत भी जिसका एक हिस्सा है। कितना महत्व देना चाहेंगे आप इस होने वाली बैठक को? हाँ, निश्चित तौर पे आरफा, आप G4 जानते हैं, G8 जानते हैं, G20 जानते हैं। तो अगर कहें कि सारे पश्चिमी देशों का एक कंग्लोमरेशन है जो अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर बना रहे हैं, लेकिन यह जो कंग्लोमरेशन बन रहा है, यह एक तरह से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी है इनके साथ। भारत, चीन, रूस एक तरह से टेरिटरी से काफी नजदीक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे इन तीनों देश काफी नजदीकी है। और रूस सुपर पावर है, आज भी रूस सुपर पावर है, और चीन को सुपर पावर का दर्जा लेना है। चीन की परेशानी यह है कि वह राजनीतिक रूप से दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत को लोग मानते हैं कि भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिसको निगेट करके दुनिया की कोई शक्ति व्यापार अपना बढ़ा नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति नैतिक तौर पे अपना दबदबा दुनिया पे नहीं बना सकती। इसलिए चीन, भारत और रूस का अगर बनता है कंग्लोमरेशन, एक त्रिकोण बनता है, तो निश्चित तौर पर जो पश्चिमी जो संस्कृति है और पश्चिमी जो रणनीति है, उस रणनीति के सामने एक विकल्प पेश करेगी। और वह विकल्प यही होगा कि एशिया के जो देश अभी तक पिछड़े रह गए हैं कई कारणों से, गुलामी की वजह से, उपनिवेश की वजह से, वो इससे निकलकर आगे विकास के दौर में शामिल होना चाहते हैं, अपने लोगों को एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, और उस जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं जो टकराव रास्ता था। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत पूर्ण है, और यह निश्चित एक विकल्प की तरह खड़ा। अखिलेश जी शुक्रिया। सुहासिनी अदर, ये बताइए ब्रिक्स के जो उभार जो है, जिसको शायद दुनिया भी समझ रही है, अखिलेश सुमन भी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, क्या इतनी अहमियत आप देना चाहेंगी? आप किस तरह से समझती हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी? आई थिंक यहाँ अरफा जो हम देख रहे हैं, ये जो एससीओ का इस पर्टिकुलर ऊफा के जो समिट में एससीओ का शायद ज्यादा बोलबाला है। ये भी जरूर है कि जो ब्रिक्स बैंक की बात आपने अभी की थी, शायद उसको थोड़ा कम दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि चीन ने अब अपना एक इससे भी बड़ा ग्लोबल बैंक बनाया हुआ है, AIIB, जिस पर वो ज्यादा तवज्जो दे रही है शायद। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो ब्रिक्स है, जिसमें भारत शामिल भी है, इकट्ठा उन्होंने दिखा दिया है पूरे दुनिया को कि अगर 5 ऐसे देश एक साथ आ जाएं, जिनके मतलब शेयर्ड वैल्यूज हैं, एक तरह से जिनके शेयर्ड कुछ कंसर्न्स हैं वर्ल्ड के बारे में, तो वो भी अपना नाम बना सकते हैं वर्ल्ड स्टेज पर। ये नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न पावर्स या सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन पावर्स या अफ्रीकन पावर्स इस तरह का एक गुट बना सकते हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ब्रिक्स के एक जैसे स्पेशल दर्जा मिल गया है वर्ल्ड में, जो शायद हमने इस तरह का और कहीं देखा ना हो, जहां ये सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं है, ये शेयर्ड वैल्यूज के बारे में भी है। ब्राजील को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, इंडिया को देख लें। वैसे कोई कहेगा कि इन सब के कॉमन में क्या है, बिल्कुल, लेकिन एक ऐसे ब्रिक्स का विजन बन गया है इन सालों में। मैं बहुत जल्दी ये भी कहना चाह रही हूं कि दोनों ब्रिक्स और एससीओ ने
इस समिट में दिखा दिया है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जब हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों न्यूयॉर्क में एक ही वक्त पे थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए। इसके बाद काठमांडू में सार्क जब हुआ था, दोनों एक मतलब एक कमरे में थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। तो इस बार जब वो एक साथ हैं ऊफा में, और आसार तो यही लग रहे हैं कि दोनों मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्रेय एससीओ, चाइना, रूस, जिसने काफी मतलब अपनी तरफ से भी सराहना की है। और सुहासिनी, आपको याद होगा कि सार्क की बैठक में भी हाथ तो मिलाया, नजरें मिली, लेकिन दिल फिर भी वहां नहीं मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका उम्मीद की जा रही है कि एससीओ एक ऐसा मंच हो सकता है जहां पर हो सकता है कि दिल भी मिल जाए फिलहाल दोनों देशों के। लेकिन हमें ये बराबर याद रखना होगा कि ये पूरे कई देशों का समूह है और भारत पाकिस्तान फिर से दोबारा कहीं ना कहीं दोनों के मुद्दे या दोनों के जो संबंध हैं उनके लिए हॉस्टेज न बने। फिलहाल दोनों महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं, एससीओ की भी और ब्रिक्स की भी। हम आकलन लेने आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।